तो आज हम लोग AGTA का जो 2025 वाला एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और समझते हैं कि पेपर कैसे आया था और इसको कैसे अटेम्प्ट करना था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था, ये तो मनरेगा वाला क्वेश्चन था, तो इसमें तो कुछ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। आपको पता ही होना चाहिए था कि कौन सा है, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वेश्चन आया था SRRR, सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो जो क्या है कि इसके आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आए। SRR वैसे होता क्या है, ये होता है कि जो नॉर्मल सीड हम लोग होता है, जो ग्रेन जिसको बोलते हैं, उसकी जगह पे हम लोग जो है हाइब्रिड सीड या कोई अच्छा सीड इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफाइड सीड उसके जगह पे यूज करते हैं, तो उसको ही। तो SRR क्या है कि जैसे कि आप इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो रेशियो ऑफ हाइब्रिड सीड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सीड इन सीजन, टोटल क्वांटिटी ऑफ फार्म सेफ सीड रिप्लेस्ड विद फर्टिलाइज, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें, सो सॉरी, फर्टिलाइजर इन अ सीजन, और आउट ऑफ द एरिया क्रॉप प्लांट द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग सर्टिफाइड / क्वालिटी सीड रादर देन फार्म सेफ सीड। देखिए, आप इसमें एक लॉजिक समझिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बाई चांस SRR नहीं भी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लेन करा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, एंड लेंथ किसकी ज़्यादा है कौन से ऑप्शन की। तो आप सी ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें इसको देखो स्लैश करके जो है सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड जो है उसको स्लैश करके करा गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट भी दिख रहा है, थोड़ा इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेल एक्सप्लेन्ड आंसर है। बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा नहीं सही है। तो ये आपको नहीं भी पता होगा तो आप भी आप इसको इस पर अटैम्प्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, थोड़ा आप ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे, आप उसमें से देखिए कि ओवर एक्सप्लेन कौन सा करा गया है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्रमाणित / गुणवत्तापूर्ण जो लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले चीज़ पकड़नी है कि कौन सा ज़्यादा एक्सप्लेन करा गया है, और जिस किसी में भी ब्रैकेट में या फिर स्लैश करके जो एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के उसको कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज specifically designed for the grading of fruit based on size and commonly deployed in government supported pack house under the Operation Green Scheme। आप वो सब बवासीर छोड़िए, काम की चीज़ पकड़िए। इसमें क्या है कि कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर, तो आप समझ रहे हैं ना कि बेस्ड ऑन साइज के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसको पकड़िए। इसको ग्रेडिंग भी लिखा है क्वेश्चन में, तो ग्रेडिंग भी कहते हैं। तो आपको देखना है साइज के बेसिस पे कौन सा ऐसा जो है इक्विपमेंट है जो है फलों को अलग करता है। इतना सा आप समझिए। अब आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में सबसे पहले लिखा है जो है इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर। तो ग्रेडिंग आपका पूछा है, आप उधर पढ़िए, क्वेश्चन में ग्रेडिंग पूछा है और इसमें लिखा भी है बेल्ट ग्रेडर। तो आपको तो इसी से पॉइंट से ही पकड़ के डायरेक्ट, आपको नहीं भी पता होगा तो पता हो जाएगा ग्रेडिंग का पूछा है तो ग्रेडर ही होगा। और आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप नीचे का ऑप्शन पढ़िए। आप देखिए कितना इजी ऑप्शन दिए गए। लेबलर का यूज होता है खेत को समतल करने के लिए। उसका फलों के साइज से और आकार से उसके ऊपर उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो एकदम डिफरेंट चीज़ होता है। दूसरा पढ़िए आप विनोवर का भूसे को और दाने को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, विनोवर जस्ट थ्रेशर की तरह वो काम करता है, वो भूसे को और उसको अलग करता है, तो विनोवर भी नहीं हो सकता है। तीसरा है मॉइस्चर एनालाइजर, लास्ट ऑप्शन। तो मॉइस्चर एनालाइजर को आप समझ रहे हैं कि मॉइस्चर को एनालिसिस करने के लिए कि कितना मॉइस्चर है
फल में या ग्रेन में किसी में भी, तो मॉइस्चर परसेंटेज के लिए मॉइस्चर एनालाइजर का उपयोग किया जाएगा। अब आपका बचता है ये बेल्ट, इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर। ग्रेडिंग का पूछा है, ग्रेडर ऑप्शन में रखा है, आपको बिना ऐसे देख के मार देना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आप थोड़ा सा देखिए कि जो ओवर एक्सप्लेन्ड है वही आंसर होता है, तो ओवर एक्सप्लेन्ड इसमें आनत को झुका हुआ लिखा हुआ है। वो एक तो ये आपका तरीका लग जाएगा कि आनत झुका हुआ, आनत का मतलब भी समझाया गया है इसमें क्या होता है आनत का मतलब। और बाकी तो समतलित में लेबलर का लेबलर लिख दिया है, इंग्लिश का इंग्लिश लिख दिया है उठा के, बिनोवर का बिनोवर लिख दिया गया है हिंदी में। तो दो तरीके हो गए आपको, एकदम इजी। सारे ऑप्शन आप एक बार में एलिमिनेट कर सकते हैं, इतना इजी तरीके से इसको दिया गया है ये। खाली आपको पढ़ना है अच्छे से। क्या पूछा है, एक मेन लाइन पकड़िए और आप पकड़िए आंसर। अब आप अपन चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे कि ये पूछ रहा है इसमें से कि सीट सर्टिफिकेशन जो है, जो भी प्रोसीजर है इंडिया के, उसमें से कौन सा मेथड है जो जेनेटिक प्योरिटी के लिए जो है उपयोग किया जाता है, आनुवंशिक शुद्धता को चेक करने के लिए। ठीक है ना। तो ये तो हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक प्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो ग्रो आउट टेस्ट है तो कौन सा सिंपल है। बाई चांस आपको नहीं भी पता है तब भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ओनली जर्मिनेशन टेस्ट ओनली, ये आप तुरंत एलिमिनेट कर दो कि जर्मिनेशन टेस्ट का तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है जेनेटिक प्योरिटी का, तो इसको आप तुरंत से कट कर दीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है केवल जो है जर्मिनेशन टेस्ट ओनली। तीसरा है बल्क सीड डायल्यूशन। बल्क सीड डायल्यूशन क्या होता है आप खुद ही समझिए। डायल्यूशन मतलब होता है घोल किसी चीज़ का, किसी कई चीज़ों को मिला के कोई सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो बल्क में सीड को ट्रीटमेंट करके उसको, ताकि वो वगैरह उस पर फंजीसाइड वगैरह का लेयर वगैरह लगाते हैं, उसके लिए करते हैं। तो ये भी नहीं होगा, या इसका कोई घोल बनाते हैं लैब में कोई डाइल्यूशन बनाते हैं सीड के लिए, तो वो वाला हो गया ये। इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है जेनेटिक प्योरिटी से। क्रोमोसोमल एनालिसिस में आप क्रोमोसोम का साइज, नंबर, आकार वगैरह का क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है ग्रो आउट टेस्ट, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करके इसको लगा सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये आप सही से सारे ऑप्शन पढ़िए और उनको समझने की कोशिश करिए, भले आपको कुछ उसमें पता हो या ना पता हो, आप एलिमिनेट करके इसको इजीली लगा सकते हैं। ओके, अब आपको दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। एक सेकंड, तीन चार क्वेश्चन हुए थे। पांचवा क्वेश्चन आपका है ये क्या करके, हाँ, हाइड्रोथोट्स आर रिलेटेड टू। ये तो एकदम से कतई क्लियर पता होने वाला है कि गटेशन जो है वो हाइड्रोथोट, जो आप सुबह सुबह जाते हैं कोई घास वगैरह देखते हैं, घास पे छोटी छोटी पानी की जो बूंद सी रहती हैं, वो रात में कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट में जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वो ज़्यादा सारा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सुबह को उसको जो छोटा छोटा बूंद सा निकालते हैं उसी को गटेशन कहते हैं। तो जो जिसमें से जो घास की पत्ती से पानी निकलता है उनको हाइड्रोथोट्स बोलते हैं। जो उसमें जो छिद्र रहते हैं या जो भी है, तो उसको हाइड्रोथोट्स बोलते हैं। ओके, तो आप जो है इसको समझ ही गए होंगे, तो बहुत सिंपल था, ये तो आपको पता ही होगा। अब आप छठवां क्वेश्चन पढ़िए जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप पढ़िए। ये क्वेश्चन है कि ये बागपुर उत्तर प्रदेश, दुर्गापुरा राजस्थान और रांची में, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सीधा आइए इधर से आइए। ICAR के किस बीज उपचार फॉर्मुलेशन से पारंपरिक कवकनाशों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में बिल्ट और जड़ सड़न का प्रभावी ढंग से कम किया। तो आप इसको सब पकड़िए कि क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है जो है कि ऐसा कौन सा बीज उपचार किया गया था IRI के द्वारा, जो 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 है कि जो आपके कन्वेंशनल फंजीसाइड से उनसे बढ़िया उसने रिजल्ट दिखाया था। चने को कहाँ दिखाया था, चने में जो बिल्ट होता है और जो है रूट रॉट होता है उसके लिए। तो अब आप इसके सारे ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको पता चलेगा। पारंपरिक कवकनाशी का मतलब है कि जो नॉर्मली यूज पे हम लोग फंजीसाइड का यूज करते हैं, उनसे ज़्यादा उसने अच्छा अपना वो दिखाया था। और जो है तो आप पढ़िए, पहला आप जब पढ़ेंगे कि पहला ऑप्शन को छोड़िए, आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए कार्बोक्सिन और थीरम।
तो ये तो पारंपरिक ही होगा, नॉर्मली तो फंजीसाइड ही है, इसको तो ऐसे यूज करते हैं, तो ये तो है नहीं। दूसरा दूसरा है आपका मेटल एक्सेल और मैंकोजेब, ये भी नॉर्मल फंजीसाइड है जिसको हम यूज ही करते हैं मोस्टली। तो ये दोनों तो आप तुरंत ही पढ़ के काट सकते हैं कि ये तो नहीं ही होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई अब आप समझिए चौथा ऑप्शन डी, जिसमें जो डॉल हैंडरमा करके है, डॉल हैंडरमा भी, ये जो है क्या कहते हैं कि ये भी जो है बायो फर्टिलाइजर है, मतलब बायो फंजीसाइड है। तो इसको तो IIPR ने निकाला है, उस पर पढ़िए आप, डॉल हैंडरमा के आगे लिखा है IIPR TS31। तो और उसमें पूछा क्या है, ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऊपर ICR और IRI के किस बीज फॉर्मुलेशन से, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो हो गया IIPR का। कार्बोक्सिन आप काट चुके हैं, थीरम क्योंकि ये तो नॉर्मल वाले फंजीसाइड है, मैंकोजेब आप काट चुके हैं क्योंकि तो नॉर्मल फंजीसाइड है। डॉल हैंडरमा इसलिए नहीं होगा, भले ये सही है वाकई में, ये जो है बायो फर्टिलाइजर ही है, बायो फंजीसाइड ही है, बट ये तो IIPR का ही है, ये भी एक प्रकार का ट्राइकोडर्मा ही है, बट ये IIPR का ही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ICR IR का पूछ रहा है। ICR से कोई वैरायटी निकलती है, आपको पता है कि ICR दिल्ली में पूसा में है, पूसा न्यू दिल्ली करके पूरा होता है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो ICR पूसा में है, तो पूसा करके एक ही ऑप्शन है, पूसा 5SD करके, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। आप इसको नॉर्मल करके लगा सकते हैं, आप खुद ही, आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं, आपको पता भी नहीं दुर्गापुर क्या है, राजस्थान क्या है, बागपत क्या है, आप सब छोड़िए, क्वेश्चन देखिए कि क्या पढ़ रहा है। क्वेश्चन को आप जब 2-3 बार ढंग से इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़िए, आप जिसमें बेहतर हो उसमें अच्छे से पढ़िए, फिर आप समझिए कि आप सबको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप कार्बोक्सिल मेडल सबको एक एक पढ़ के आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही बचेगा आपके पास। 3-4 तरीके लग गए, एक तो ICR से कोई वैरायटी निकलती है, उसमें पूसा लगा रहता है, कोई भी वैरायटी ICR से निकलेगी पूसा, इसमें पूसा लगा है, ICR IRI का पूछा भी है, एक तो पूसा हो गया। दूसरा, आप दूसरे तरीके से आपने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, IIPR वाला तो होगा नहीं, आप इसको इधर से एलिमिनेट कर दीजिए। कार्बोक्सिन और ये थीरम और मैंकोजेब, ये नॉर्मल वाले अपने कन्वेंशनल जो कि पूछा है, पारंपरिक कवकनाशों से बेहतर है, तो ये तो पारंपरिक ही हो गए। अब आइए, समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है आप अच्छे से। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कि कृषि के पहल के संदर्भ में आर्या का क्या अर्थ है। अब आप इसमें समझिए कि आपको कौन सा ऑप्शन थोड़ा सुटेबल लग रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा फुल फॉर्म टाइप का हो, थोड़ा उनको इंग्लिश में पढ़ना है, उनको हिंदी में अवॉइड करिए, वहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब आप जब पढ़ेंगे कि पहला ऑप्शन छोड़िए, दूसरा से बी से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि पहला वाला तो सही है। पहला आप समझिए, आर्या का फुल फॉर्म मिलाने कीजिए, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। बढ़िया ऑप्शन है, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कृषि में युवा आएंगे कृषि में, तभी तो कृषि का भविष्य आगे के लिए अच्छा होगा। अब दूसरा ऑप्शन है एग्रो रूरल यंग अचीवर्स, हाँ, एग्रो रूरल यंग अचीवर्स। तो अब आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे सारे ऑप्शन, और ये सारे भटकाने के लिए हैं, अगर आप थोड़ा सा जो है, अगर आप आइडिया लगा पाएंगे तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन एकदम कतई आपको डिफरेंट मिलेंगे, इधर रीजनिंग की तरह। और मैंने जबकि पहले ही आपको बताया है कि जो भी आंसर आपको लेंथ में लंबा लगे और लगे कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है, उसको आपको हमेशा सही मार देना है। ये जस्ट तुक्का लगाने का ट्रिक है, कभी मोस्टली ये काम करेगा, कभी कभी नहीं भी करेगा, तो अपनी समझदारी से लगाना है। आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 2 लाइन में एक ही ऑप्शन है, ये ए वाला, आप इसको लगाइए और आप पढ़ के भी समझ की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज़्यादा सुटेबल लगेगा, ए वाला ही। तो ये क्लियर हुआ आपका, ओवर एक्सप्लेन एंड लेंथ में लंबा बड़ा, उसको आपको मार देना है। अब आइए आप 8वें क्वेश्चन पे, ये जस्ट वाटर सेट का ये क्वेश्चन है, ये जो है इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है इसको लगाने का, आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। अब आइए, 8 तक हो गया था अपना, 9वें क्वेश्चन पे आप चलेंगे। 9वें क्वेश्चन पे आइए,
9वें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो है बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मैं इंग्लिश में पढ़ा अकॉर्डिंग टू सीड रूल्स 1968 इफ अ सीड कंटेनर कंटेन ट्रीटेड सीड विद अ केमिकल हार्मफुल टू ह्यूमंस और वर्टिब्रेट एनिमल्स। आप समझिए, आप इसको पढ़िए कि उसको छोड़ दीजिए, सीड रूल एक्ट सब छोड़ दीजिए। इफ अ सीड कंटेनर कंटेन ट्रीटेड सीड, मतलब अगर आपके पास अगर कोई कंटेनर में कोई बीज है जो कि ट्रीटेड है, ट्रीटेड होगा तो केमिकल से होगा, तो जाहिर सी बात है कि हार्मफुल होगा। और विद अ केमिकल हार्मफुल टू ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है और जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड ऑन द लेवल, मतलब तो ऐसे कंटेनर पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि ये मतलब सीड किस प्रकार का है या किसके लिए है, किसको कैसे यूज करना है। तो नॉट फॉर रीसेल, रीसेल से ह्यूमन हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमन के लिए रीसेल से क्या लेना देना है, और आप रीसेल तो कर ही सकते हैं ट्रीटेड सीड को, तो रीसेल से तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा समझ गया, रीसेल से कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रीटेड सीड ही रीसेल होगा या कोई होगा, वो उसका हार्मफुल फॉर ह्यूमन लिखा है, तो इससे ह्यूमन को क्या ही हार्मफुल होगा, इसके तो पैसा आता है, सेहत का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आप पढ़ें, ठंडे और सूखे स्थान पर रखें या स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। रखने का भी ह्यूमन हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी रखो उससे ह्यूमन हेल्थ पे क्या ही हार्मफुल होगा उसके लिए। ठंडे रखो चाहे गर्म रखो, वो तो जस्ट सीड को कैसे रखना चाहिए वो वाली बात हो गई। इसको भी आप हटाइए, ये दो क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप डी ऑप्शन पढ़ेंगे केवल कृषि उपयोग के लिए, तो ये थोड़ा सुटेबल ऑप्शन लगता है, फॉर एग्रीकल्चर यूज ओनली, ये एकदम सुटेबल लगता है कि आप इसको केवल एग्रीकल्चर यूज के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो सी ऑप्शन है, भोजन चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग न करें, ये सबसे बेस्ट तरीके से लिखा गया है, सीधा सीधा लिखा गया है कि क्यों ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, इसलिए है क्योंकि इसको और इतना इसमें इतना केमिकल है कि क्यों ह्यूमन को यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें भोजन, उसमें लिखा है भोजन चारे या तेल के प्रयोजन के लिए उपयोग न करें, तो भोजन हो गया जो हम लोग इंसान करते हैं उनके लिए हार्मफुल है, चारा हो गया जो वर्टिब्रेट एनिमल्स लिखा है उनके लिए हार्मफुल है, तेल हो गया हम जो कि हम लोग यूज करते हैं कई कई तरीकों के, इसमें यूज नहीं करना है। एकदम क्लियर लिखा है, एनिमल भोजन चारे और तेल में एनिमल और ह्यूमन दोनों का ही हो जा रहा है काम, कि दोनों के लिए नहीं है ये। तो सबसे सुटेबल आपको ये पड़ गया। आपको खाली पॉइंट पकड़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपने इधर से पकड़ा कि इधर आपने मेन पॉइंट पकड़ा कि ये हार्मफुल फॉर एनिमल एंड वर्टिब्रेट एनिमल, आपको ह्यूमन एंड एनिमल के लिए हार्मफुल पढ़ लिया, आप इससे तुरंत कर ले जाएंगे, भले आपको कोई आइडिया हो ना हो, जस्ट कॉमन सेंस से। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में ओईसीडी द्वारा, इसको देखिए, आपको कुछ नहीं आइडिया होगा, ओईसीडी आपको आपको कुछ नहीं पता होगा, फर्जी एकदम कतई। इसको आपको देखो कैसे करना है। विच अथॉरिटी इज डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एनडीए फॉर द ओईसीडी सीड स्कीम इन इंडिया। ना आपको एनडीए पता है ना आपको ईसीडी पता है, लेकिन इसने पूछा है कौन सी अथॉरिटी डेजिग्नेटेड होती है एनडीए के लिए। तो इसके लिए देखिए, आप समझिए, सीड का क्वेश्चन है, पूछा है सीड के लिए कौन सी एनडीए के रूप में नामित किया गया है, किस प्राधिकरण, कौन सी अथॉरिटी को नामित किया गया है इसके लिए, उस पर समझिए। इसको इंग्लिश में पढ़िए आप। पहला क्वेश्चन है प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट प्रोटेक्शन से सीड का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, प्लांट प्रोटेक्शन जस्ट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी की बात करता है। दूसरा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका भी कोई लेना देना नहीं है पीजीए का, प्लांट पीजीआर का, क्योंकि जेनेटिक रिसोर्सेज तो जो सीड को कलेक्ट करके रखते हैं, ये तो वो हो गया। अब सी ऑप्शन पढ़ेंगे आप, ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रैकेट में लिखा है सीड्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, ये आपको एकदम से क्लियर दिखना चाहिए, और आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये तो सीड का क्वेश्चन पूछ रहा है ओईसीडी सीड के लिए, स्कीम के लिए। सीड इसमें आपको दिखा, इसको तुरंत से मारिए आप, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड एकदम कतई एग्जैक्ट बैठेगा। लास्ट का ऑप्शन है एग्रीकल्चर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सबसे आपको सुटेबल ऑप्शन दिख जाएगा ऑटोमेटिक ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड्स करके जो लिखा हुआ है। तो सीड का क्वेश्चन सीड में पकड़ा, पॉइंट पकड़ा आपने। आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ के क्या ऑप्शन में ढूंढना है, पॉइंट पकड़िए, देखिए सीड का क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड है, लगा के खत्म करिए, बात खत्म।
और इधर करके एक क्वेश्चन आ गया है आपका ये कि जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत इसको आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो अंडर एक्सटेंशन रिफॉर्म के लिए प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को और फार्मर लेड एग्रीकल्चर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट। आप समझ इसमें 4 पॉइंट पकड़िए आप कि आप 4 पॉइंट पकड़िए इसमें कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, दूसरा हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। अब आप समझिए कि कौन सा ऐसी संस्था ऐसा जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है और जो जो डिसेंट्रलाइज्ड करके डिसीजन जिनका रहता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जिनका काम रहता है, आप इसको पढ़िए ऑप्शन। तो आप जब पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन है एग्रीटेक रिसोर्स हब। एग्रीटेक का मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, इसको आप ऐसे एलिमिनेट मारिए, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए उसके विस्तार सुधार के लिए काम करना है। अब दूसरा ऑप्शन आप पढ़िए फार्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। फार्म डेवलप ये तो है फार्म डेवलपमेंट से आप समझेंगे कि फार्म को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बात हो रही है इस पे डायरेक्ट उसकी बात नहीं हो रही है कि कृषि योजना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है कि फार्म को कैसे बनाए, कहाँ पे क्या बनाए। तो ये जिला लेवल पे नहीं होता है, ये जो है थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये फार्म डेवलपमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मामला हो गया और जिला लेवल पे नहीं है। दूसरा आप तीसरा पढ़ेंगे एटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अगर आप थोड़ा भी एग्रीकल्चर में तो आपने सुना होगा, जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि जिला लेवल पे ही काम करती है। आप एक बार में ऐसे ही लगा देंगे इसको पढ़ के, अगर आप थोड़ा भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। डी है किसान सेवा केंद्र। किसान सेवा केंद्र होता है कि किसान को कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह सारा चीज़ मिल जाए, बीज मतलब सीड भी मिल जाए, फर्टिलाइज़र भी मिल जाए, ये उसके लिए होता है। तो ये भी आपके काम का नहीं है। अब आपको एकदम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एकदम से क्लिक करेगा ये आत्मा। फिर वही अपना फॉर्मूला की जो ऑप्शन आपको लेंथ में ज़्यादा बड़ा लगे, वो ज़्यादा एक्सप्लेन लगे, वही आंसर होता है। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा है लेंथ में और एक्सप्लेन भी है, और आप खुद ऑप्शन पढ़ के भी इसको अच्छे से समझेंगे, उस हिसाब से भी ये आपका सेट हो रहा है। तो ये भी हो गया। अभी अब आप थोड़ा सा और देखते हैं, चलिए वीडियो ऑन हो गया, बंद करो इसको। अब आपका ये क्वेश्चन है, मैं तो थक गया बताते बताते साले। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी थोड़ा कल से बताऊंगा, थक गया हूँ मैं।